प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप लोगों का लक्ष्य मंत्रा में स्वागत है। आइए आज हम लोग सैटरडे के हुए सीटेट के टेस्ट हुए सोल्यूशन को आज हम लोग जानते हैं कि सीटेट का जो सैटरडे में टेस्ट हुआ था उसमें मैथ के कैसे क्वेश्चन आए थे, आज उसके हम सोल्यूशन को करते हैं, है ना। आइए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। पहला ऑप्शन है योग, भागफल, परिमाप, छेदफल। तो वैसे आप ये जान लीजिए कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या क्या हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं जो हैं वो है प्लस, माइनस यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग हैं, ठीक है ना। और इस तरह से योग, भाग, परिमाप नहीं होता है, परिकलन, संगणना, संरचना करना नहीं होता है, ठीक है। योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना, योग गुणा होता है पर भिन्नों को दशमलव में बदलना ये संक्रिया में नहीं आता है। इसके बाद 3 ऑप्शन कट गए, चौथे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ये सही भी है क्योंकि इसमें योग दिया है और व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना होता है, ठीक है ना। गुणा करना और भाग देना, यानी डी ऑप्शन इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग एक अगले प्रश्न पे चलते हैं और इसका आंसर क्या होगा आइए हम लोग जानते हैं। एक संख्या का दशमलव निरूपण करने के लिए, एक संख्या को अगर दशमलव में निरूपित करना है तो निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञात होना चाहिए। कौन सी जानकारी पहले से आपको मतलब उसकी जानकारी होनी चाहिए, आइए इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे कि ये दशमलव है। दशमलव के बाद हमारा ये पहला प्लेस क्या है, दूसरा प्लेस क्या है, तीसरा प्लेस क्या है। इस प्रत्येक प्लेस का हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे मैं आपको दशमलव में पढ़ाया हूं, वैसे पढ़ाया हूं कि दशांत, इसका नाम है दशांत या दसवां भाग। मैंने आपको ये भी बताया है कि ये दसवां भाग भी होता है और इसका जो वैल्यू होता है 1 गुने 1/10 होता है, या आप कह सकते हैं कि 0.1 होता है, ठीक है ना। इसका मान 0.1 होता है, ठीक है ना। अगर इसको बताना है तो इसका मान होता है शतांश। क्या होता है? शतांश होता है। यानी शतांश को हम 100वां भाग भी कह सकते हैं, अर्थात इसे हम 100वां भाग भी कह सकते थे, है ना, या 1/100 कह दें, या ये कह सकते हैं 0.01 भी कह सकते हैं। तो हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, योग की जानकारी नहीं होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू, यही जो हम लोगों ने निकाला है 1/10 या 0.1, ये सब जो हम लोगों ने निकाला है, तो यानी ये स्थानीय मान इसका है। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। व्यवकलन नहीं होगा, गुणा भी नहीं होगा। आइए एक अगले प्रश्न पे चलते हैं। जूही ने बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 16 किलोमीटर की जो दूरी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बिल्कुल। स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बिल्कुल। और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, ठीक है। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में क्या होगा, यानी जो समय पूछा है वो मिनटों में पूछा है। तो सबसे पहले हमें किस बात की जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटा होता है चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो हम लोग सबसे पहले समय निकालेंगे। पहले को कितना समय लगेगा, दूसरे को समय लगेगा। तो पहले के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो 16 किलोमीटर है। किस चाल से? 15 की चाल से। दूरी 16 किलोमीटर, चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय जो आएगा वो घंटे में आएगा, लेकिन हमें चाहिए किस में? मिनट में। तो हम इसका 60 में गुणा कर देंगे तो 15 चौक के 60, यानी 16 चौक के 64, 64 मिनट पहले वाले चाल से लग जाएगा। अगर एक और दूरी है, स्कूटर से जब चलेगा वो, स्कूटर से तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर की जो दूरी चलेगा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, है ना। क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय निकालना है, दूरी तय करना है 20, किस चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो ये जो समय आएगा वो घंटों में आएगा। तो घंटों में अगर समय आएगा तो मुझे लाना किस में है? मिनटों में। मिनट में लाने के लिए हम 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका 0 इससे कैंसिल, 5 से डिवाइड कर देंगे 12, 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 मिनट। कितना हो जाएगा? 24 मिनट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कार द्वारा
50 किलोमीटर की दूरी जो तय करेगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा, है ना। तो ये जो समय आएगा वो आएगा घंटे में, तो ये समय आएगा घंटे में, लेकिन इसे बताना किस में है, मिनट में। तो 60 से 60 कैंसिल, यहाँ टोटल फाइनली रूप से हो जाएगा 50 मिनट। क्या हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा। अगर हम देखें तो टोटल कितना समय लगेगा, तो 4 4 8 हो गया, इसके बाद 5 2 7 6 13, यानी 138 मिनट टोटल जो समय लगा वो 138 मिनट, जो कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत इजी था, ठीक है ना। बड़े प्रश्न हो सकते हैं लेकिन वो इजी उतने होते हैं, वो बड़े केवल रहते हैं। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न पे। जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 27.09 किलोग्राम ताजा मछली 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दी। उसका कुल लाभ होगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न, एक ही सीटेट में भी ये पूछा गया लगभग प्रश्न है, ये पहले से पूछा भी जा चुका है ऐसा प्रश्न। आइए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उसका जो भार खरीदते समय, यानी ताजा जो रहता है, जब वो सूख जाती है तो 1/3 होता है। जैसे 3 किलो मछली ले लीजिए, 3 किलो मछली अगर ताजा लिया गया तो सूखने के बाद वो 1 केजी रह जाएगा। जैसे अगर 6 केजी लिया जाए तो अगर 6 केजी लिया जाएगा तो सूखने के बाद उसका 1/3 अर्थात 2 केजी रह जाएगा। मतलब जितना ताजा मछली रहेगा उसका वजन सूखने के बाद उस वजन पहले के वजन का 1/3 रह जाएगा। तो उसी तरह से 27 पहले कितना खर्चा हुआ, खर्चा जो हुआ वो पहले निकाल लिया जाए। तो खर्चा जो हुआ 27.09 किस रेट पे खरीदा गया था, 27 के रेट से खरीदा गया था। तो 27 के रेट से खरीदा गया था तो कितना खर्चा हुआ, तो 27 9 243 3 हो जाएगा, 24 हासिल हो गया। 27 से 0 0 हो जाएगा और 43 यानी कि 243, 24 के यहाँ पे 4 हो जाएगा, फाइनली रूप से 4 हो गया। इसके बाद 27 से 7 बार अगर हम लोग भाग लेके जाते गुणा करते हैं, 27 गुने 7 तो 20 सत्ते 140 और 7 सत्ते 49, 189। तो 189 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। 189 यानी कि 89 में 2 जोड़ेंगे तो 191 हासिल 19, 27 गुना 54, 54 और 19 अगर देखेंगे तो हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा। 54 और 19 हो जाएगा आपका 73। यानी जो खर्चा हुआ 27 किलो मछली लेने पर, यानी 2709 केजी मछली लेने में जो खर्चा हुआ वो 73,143 के रुपए खर्चा हुआ। ठीक, अब सुखाया गया तो सूखने के बाद कितना रह गया, सूखने के बाद कितना रह गया, तो सूखने के बाद जो रहा, सूखने के बाद जो रह गया तो 2709 का 1/3 सूखने के बाद का वजन 903 केजी रह गया। अब आय कितना हुआ, इनकम, तो आय जो हुआ वो कितना हो जाएगा, तो यानी 903 केजी है और इसको किस रेट पर बेचा जाता है, तो इसका रेट जो बेचा जाता है वो बेचा जाता है 97.5 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाता है। 97.5 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाता है। अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 97, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 200 हो जाएगा 92.5, यानी कि 292.5। इसका इसमें मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका इसका अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 88,042.5 हो जाएगा, 88,042.5 हो जाएगा, है ना। 88,042.5 हो जाएगा। अब ये बताइए आय इतना हुआ तो लाभ कितने का हुआ, अगर हम लोग लाभ निकाल लें तो लाभ जो हो जाएगा 88,042.5 और माइनस 73,100, इसमें से लाभ निकालना है आपको, तो इसमें से
पहले जो खर्चा हुआ 73,143 खर्चा हुआ था, तो दशमलव इसमें से घटा दीजिए 0, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे से 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया, 9 में से अगर 1 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 899 एक ही ऑप्शन में है। चलिए यहाँ पे बचेगा कितना, 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा और 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा, यानी 14,899 आपका पहला ऑप्शन फॉलो करेगा, 14,899 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आइए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है, यानी कि खर्चा 2709 केजी ताजा मछली ली गई, 27 रुपए पर केजी के हिसाब से कितना खर्चा हुआ। सूखने के बाद मछली का जो वजन रह गया वो 903 किलोग्राम में रह गया। इस 903 किलोग्राम को यानी सूखने के बाद जो मछली बेचा गया वो 97.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया, तो इनकम आया 88,042.5 रुपए आया। तो कितने का लाभ हुआ, तो भाई जाहिर सी बात है 73,143 खर्चा हुआ था, 88,042.5 रुपए इनकम हुआ, तो यानी लाभ होगा कितने का होगा, तो 14,899.5 का होगा, जो कि पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले ऑप्शन पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि गुणनफल 672 गुने 36 गुने 25 बराबर है, यानी ये जो गुणनफल है 672 गुने 36 और गुने 25 बराबर है 5 दिनों में सेकंडों की संख्या के। तो 5 दिनों में सेकंडों की संख्या, तो यानी ऐसे प्रश्न कैसे लगाए जाएंगे इसको समझिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसका गुणनफल जो आएगा वो अगर बराबर है 5 दिन के सेकंडों की संख्या, तो यानी कि दोनों की जो गुणनफल आएगा वो बराबर होगा, तो दोनों का संख्या जो होगा वो पूरी तरह से एक दूसरे से कट जाना चाहिए। जैसे 5 दिनों में सेकंडों की संख्या, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे यही कहूं कि एक घंटे में सेकंडों की संख्या जो होता है वो 60 गुने 60, यानी एक घंटे में सेकंडों की संख्या 3600 होती है। तो अगर आपसे अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक घंटे में सेकंडों की संख्या 3600 और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, लेकिन कई दिन में कह रहा है 5 दिन में कह रहा है। तो अगर ये 5 दिन में कह रहा है, 5 दिन में, वहां क्लास चल रहा है 2 नंबर में, बताने वाला नहीं है। इसके बाद अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 36 से इसको डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा। इसके बाद 25 से 4 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, और 4 से अगर इसको हम लोग कर दें तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छक 24, 3 बचे, 4/32 कट जाएगा, बिल्कुल कट गया। 24 से ये कट जाएगा 7 बार में, 7 बार में, लेकिन ऊपर देखिए 7 बचा, नीचे 5 बचा। अगर ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे से कट जाते तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। इसी तरह से क्योंकि दोनों अगर बराबर होते तो ना ऊपर कुछ बचता ना नीचे बचता, ऊपर नीचे दोनों जगह 1 हो जाता, ठीक, लेकिन ऐसा ये फॉलो नहीं किया। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन हम लोग उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर हम लोग उठाएंगे, इसका सबसे अच्छा यही तरीका है, ऑप्शन मेथड, ठीक है ना। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए 672 और गुने 36 और गुने कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे समझिएगा एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या, इस ऑप्शन को लीजिए। तो एक घंटे में सेकंडों की संख्या 3600, एक दिन में 24 घंटा, तो एक सप्ताह का मतलब 7 दिनों में, तो 7 दिनों की बात करेंगे तो 36 से 100 बार में ये कट जाएगा, और 36 से 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 यानी 168 हो जाएगा। 4 से ये कट गया, 24 से ये 7 बार में कट गया। वहां क्लास चलेगा 2 नंबर में, कोई बता नहीं रहा क्या यहाँ पे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ना ऊपर कुछ बचा ना नीचे कुछ बचा, बिल्कुल इसके बराबर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए एक अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है ना। इनके क्षेत्रफलों यानी वर्ग सेंटीमीटर से का योग क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, एक यहाँ पे सबसे पहले आयत बना लेना है। चलिए आयत बना लिया। इसकी लंबाई 48 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 21, लंबाई 48 चौड़ाई 21 है। एक वर्ग है जिसके भुजा की लंबाई जो है, कह रहा किसी वर्ग के भुजा इस आयत के वर्ग की जो भुजा है आयत के लंबाई का 2/3 कितना है, 2/3 है। तो 2/3 तो 3 से डिवाइड करेंगे 16, 16 दूना 32, यानी इसके भुजा की लंबाई 32 हो जाएगी। अगर इसके भुजा की लंबाई 32 हो जाएगी किसके वर्ग के, तो इसके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। तो अगर मैं कहूं अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा 32 है तो 32 का स्क्वायर 1024 आएगा बिल्कुल। और इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो 48 गुने 21, तो 21 से हो जाएगा आपका 168। 21 से 8 बार लेके जाएंगे हम लोग तो 21/168 हो जाएगा। और 21 चौक 84, 84 और 16 हो जाएगा आपका 100, यानी 100 लिख देंगे। 1008 इन दोनों का सम करना है। तो अगर इन दोनों का सम कर देंगे तो 2000, दोनों को जोड़ देंगे तो 2000 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 2032 किसी विकल्प में है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग एक अगले प्रश्न पे। ठीक, एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, बक्सा 13 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर चौड़ा, 13 सेंटीमीटर लंबा, ये 13 सेंटीमीटर लंबाई का है, 11 सेंटीमीटर चौड़ा है और 9 सेंटीमीटर वो ऊंचाई का है, ये ऊंचाई का है, ठीक है ना। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर, भुजा 12 सेंटीमीटर है, जो घन है उसका भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए एक घनाभ है, ये एक घनाभ है, इसको समझिए, और ये एक घन है, इसको समझिए, ये घन है, ठीक है। ये घन है, ठीक है ना। इसके भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और ये घनाभ है। तो घनाभाकार अगर है तो इसकी लंबाई 13 है, चौड़ाई 11 है और ऊंचाई 9 है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना, तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। तो उन घनों की संख्या ज्ञात करिए जो बक्सों में पैक नहीं हो सकते। तो एक छोटे छोटे घन हैं, तो छोटे छोटे घन जैसे ये देखिए, ये जो छोटे छोटे घन हैं, इन छोटे छोटे घन की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे इनको पैक करना है तो 11, और यहाँ हो जाएगा 11 और बटे 1, यहाँ हो जाएगा 13/1 और यहाँ हो जाएगा 9/1, टोटल 9/1 हो जाएगा, ठीक है ना। और सॉल्व करेंगे तो 11, इसमें कितने घन पैक होंगे, 11 गुने 13 गुने 9, ठीक है ना। तो यानी ये हो जाएगा 11 9 99 और गुने 13 करेंगे, 13 9 117 7 हो जाएगा, 13 9 117, तो 17 111 यानी 117 में 7 हासिल 11, 13 9 117 128, यानी 1287 घन इसमें पैक हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें कितने घन पैक हो जाएंगे, तो 12 का क्यूब और बटे 1 छोटे घन का क्यूब करेंगे तो यानी 1728 आएगा। 1728 बटे 1 कोई मतलब नहीं है, यानी टोटल 1728 घन यहाँ पैक हो गए। अगर हम लोग देख दें टोटल कितने घन पैक हो गए, तो यानी कि 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 15 और 8 2 10, 10 1 11 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 और 2, 7 2 9 1 10 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 1 2 और 2 1 3, यानी दोनों में मिलाकर टोटल 3015 घन पैक हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल घन जो पैक हो जाएंगे 3015 घन अगर पैक हो गए तो टोटल घन उसके पास था कितना, टोटल घन था उसके पास 3060, 3060 में से 3000
15 घन पैक हो गए तो 45 घन अभी उसके पास बच गए जो कि पैक नहीं किए जा सकते हैं, यानी आपका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 घन सेफ बच गए जो पैक नहीं किए जा सकते, वही आपसे पूछा गया है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक घनाभ जिसमें पैक करना उसका आयतन कितना है, तो 11 गुने 13 गुने 9 है। छोटे छोटे घन जिसको पैक करना उसका आयतन निकालेंगे तो उसका आयतन 1 गुने 1 गुने 1 हो जाएगा। उससे छोटे वाले के आयतन से बड़े वाले के आयतन में भाग देंगे, टोटल घनों की संख्या कितनी उसमें आ सकती है, 1287। एक घन है, इसका जो आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है, यानी 12 का क्यूब, और जो छोटा घन उसका भी घन निकालेंगे 1 का क्यूब, टोटल 1728/1, टोटल 1728 छोटे घन इसमें पैक हो जाएंगे। दोनों मिलाकर 3015 घन पैक अगर हो गए तो 45 घन अभी बचे हैं। आइए चलते हैं हम लोग एक अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, यानी 1 सेंटीमीटर जो है करा सही नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर अगर है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 1 मीटर यानी कि हम ये कह सकते हैं 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर का शतांश है, तो बिल्कुल सही है। 1/100 होता है, शतांश का वैल्यू 1/100 ही होता है, तो पहला तो सही है ना, इसलिए गलत हो गया। प्रश्न के जैसे प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग पहला क्या है, गलत है, क्योंकि कह रहा है सही नहीं है, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। 1 मिलीलीटर जो होता है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1 मिलीलीटर को अगर हम शतांश के रूप में देखें तो 1/1000 हो जाएगा, और शतांश का वैल्यू होता है सदैव 1/100। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या है, प्रश्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। प्रश्न के अकॉर्डिंग यही सही नहीं है, बाकी सभी लोग 1 लाख बराबर है 100,000 के, 100,000 के 100,000 बराबर 1 लाख होता है, ये भी सही है। तो लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है, तो यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो सही है वो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। कभी 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे देखिए एक कभी शतांश नहीं है, ये होता है 10 शतांश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी 1/2 सेंटीमीटर की जो दूरी है भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे छोटे छोटे मैप होते हैं, लेकिन क्षेत्रफल उसमें बहुत बड़े बड़े क्षेत्रफल उसमें प्रदर्शित किए गए होते हैं, लेकिन उतने बड़े पेज नहीं बनाए जा सकते, इसलिए उसी में एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि 1 सेंटीमीटर में 1 mm में डिस्टेंस में कितनी दूरी जो है कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस क्लियर किया गया है वो क्लियर किया गया कि अगर 200 किलोमीटर का दूरी है तो ये 1/2 सेंटीमीटर दर्शाया जाएगा। 200 सेंटीमीटर की अगर 200 किलोमीटर की दूरी है तो कितना दर्शाया जाएगा, तो दर्शाया जाएगा कितना, 200 किलोमीटर की दूरी 1/2 सेंटीमीटर में दर्शाया जाएगा। तो 1800 किलोमीटर की दूरी कितने सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया जा सकता है, कितने सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आइए समझिए, 2 9 क्या हो जाएगा 18, 9 बार गुणा करना पड़ा, इसी तरह से इसमें 9 बार ही गुणा करना पड़ेगा, यानी गुणे 9 करेंगे तो यानी कि 4 सही 1/2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 200 किलोमीटर की दूरी मैप पर 1/2 सेंटीमीटर में दर्शाया जाएगा, तो 1800 किलोमीटर की दूरी कितने सेंटीमीटर में दर्शाया जा सकता है, तो 1/2 गुने 9, ठीक है ना, क्योंकि 2 9 1800 तो 9 का गुणा इसमें करना है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही माप साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा है जाता है, तो ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा क्या होगी। तो 23 बोतलों में 5175, यानी अगर 23 बोतल हैं तो 23 बोतल हैं तो उसमें 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध, ठीक है ना। तो 750 प्लस लीटर और 50 प्लस 750 मिलीलीटर ml लीटर दूध उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, यानी भरे जा सकेंगे। तो अगर हम इसे कहें तो ये हो जाएगा 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 51,000 ये हो जाएगा प्लस 750 हो जाएगा,
टोटल 51,750 ml हो गया। ठीक है ना, कितने में, अब हम आपसे कह सकते हैं कि 23 बोतल में 51,750 ml, तो एक बोतल में कितना हो जाएगा, 51,750 हो जाएगा, बटे हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। अगर हम लोग 23 यानी ये 51 है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, 23 दुना हो जाएगा 46, 23 दुना 46, 5 बचा 57, 23 दुना 46, 11 बचा, 23 से 5 बार भाग जाएगा, 200 हो जाएगा आपका 2250। फाइनली रूप से 2200 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो कितने बोतल में भरना है, 16। तो 16 बोतल में अगर भरना है तो कितना लीटर आएगा, तो यानी 16 बोतल में अगर भरना है तो हो जाएगा 16 गुने 2250, क्योंकि ये ml है, ये ml है। अब इसे हमें उत्तर देना है लीटर में, तो हम क्या करेंगे, 16 गुने 2250 और बटे हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। अगर हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा। तो 0 क्या करिए, कैंसिल करिए, 25 से 9 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 4 9 36, यानी आपका आंसर जो होगा वो 36 लीटर हो जाएगा। यानी कि 36 लीटर इसमें एडजस्ट हो जाएगा, 16 बोतल में 36 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको भली बात समझिए कि 23 बोतल अगर हैं तो उसमें 51 लीटर प्लस 700 ml इतने जो है द्रव आ सकते हैं। तो यानी 51 लीटर को 51,000 ml बोल सकते हैं, 750 ml पहले से है, टोटल हो जाएगा 51,750 ml। अब यहाँ पे एक एक नियम का यूज करेंगे, 23 बराबर 51,750, तो 1 बराबर आपका 2250, तो इस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुने 2250, लेकिन ml में है, हमें लीटर में बदलना है तो 1000 से हम भाग दे देंगे तो 36 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, यह कह रहा है, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि 112 इकाई, यहां ध्यान देंगे आप लोग, 112 इकाई और यहाँ पे दिया है प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस डॉट 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 दहाई है, तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगा, यानी जो स्थान खाली है उसके जगह पे क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले वो जो लिखा है कि 12 इकाई, 112 इकाई, तो 112 इकाई को हम कह सकते हैं कि 112 इकाई का मतलब 1 का गुना हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे दिया है 12,000, तो 12,000 यानी 12 का गुना 1000 से होगा तो ये हो जाएगा 12,000। ठीक है ना, और इसी तरह से हम इसमें भी कह सकते हैं इकाई का मतलब 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये 112 हो जाएगा टोटल। इसके बाद इक्वल टू यहाँ पे जो दिया गया है, वो दिया गया है 11,012, 11,012, इसके बाद 11,012, इसके बाद यहाँ पे दिया 11,012 प्लस और यहाँ पे कुछ नहीं, इसको हम मान लेते हैं यक्स दहाई, यहाँ पे यक्स दहाई का मतलब 10 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें, इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 12,112 हो जाएगा, और इसका अगर हम पक्षांतर कर दें तो 11,012 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा, बचेगा कितना, 10 यक्स बचेगा। ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं सीटेट में। ठीक है ना, यदि इसमें से हम लोग घटा दें तो यानी 10 यक्स बराबर हम ये कह सकते हैं, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, इसके बाद 1 में से 0 जाएगा तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 1100 आएगा। तो यक्स का जो वैल्यू आएगा 100 यानी 1100 बटे 10, है ना, 0 0 कैंसिल, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 110, जो कि आपका ऑप्शन है डी। आपका ऑप्शन है क्या, डी, है ना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, यानी उसके पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, इसका 5 दर्जन, 1 दर्जन में 12 होते हैं,
तो 5 दर्जन में होता है टॉफी, तो टॉफियां कितनी है पहले ये निकाल लिया जाए। तो टॉफियां जो हैं, जो टॉफियां हैं वो है 5 दर्जन, 1 दर्जन में 12, तो टोटल टॉफी कितनी है 60 टॉफी है। 60 टॉफी में उसने क्या किया, 5 दर्जन अगर टॉफी है यानी 60 टॉफी है, उसने इसका 1/3 भाग अमिता को, इसका 1/3 भाग अमिता को, यानी 60 का 1/3 भाग अमिता को, तो 3 से डिवाइड करेंगे 20, यानी अमिता को कितना दिया गया 20 दिया गया। फिर इसके बाद फिर 60 का, फिर इसके बाद आगे क्या कह रहा है 2/5 भाग अनिल को, अनिल को यानी 2/5, 2/5 अनिल को, 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12, है ना, 12 दूना 24, 24 इसको अनिल को दे दिया। इसके बाद 1/12 भाग हमीदा को, यानी हमीदा को 60 का 1/12, 60 का 1/12 अगर दिया तो 12 पंजे 60, यानी फाइनली रूप से इसको कितना दिया गया 5 दिया गया। तीनों को मिला करके अगर देखा जाए तो कितना दे दिया गया, टोटल तीनों को मिला करके 49 दे दिया गया। तो यानी उसके पास था कितना 60, 49 उसने क्या किया तीनों को दे दिया, तो बचा कितना 11, 11, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका आंसर बी ऑप्शन। ठीक है ना। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, और ऐसा प्रश्न आपको फ्रैक्शन पढ़ाते समय आपको बताया जाता है। आइए इस प्रश्न को देखिए, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, 36, 54 यानी 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, आपको हम एलसीएम एलसीएफ पढ़ाते समय बताते हैं कि सबसे छोटा सारगुणज किसे कहते हैं, यानी जो लासा होता है उसी को सबसे छोटा सारगुणज बोला जाता है। तो इसका जो सारगुणज होगा, अगर आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। पहले 2 से अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो 18, इसे डिवाइड करेंगे तो 27, इसे डिवाइड करेंगे 30, ठीक है ना। 2 से इसे करेंगे तो ये जाएगा 9, और ये 2 से कटेगा नहीं, ये 2 से 15 हो जाएगा, है ना। अब इसको ऐसा करते हैं, 3 से काट देते हैं, 9 बार में ये कटेगा, 5 बार में ये कटेगा, 3 से 1 बार में, 3 बार में नहीं कटेगा, 3 से 1 बार में, और 5 से ये 1 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इनका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में हमें जो मिला वो क्या मिला, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, है ना, 3 3 बार है, और इसके बाद 5, ठीक है। भाग किससे देना है, भाग देना है किससे 90 से, एलसीएम जो आएगा इसका गुणनफल वही एलसीएम होगा। अब इस पूरे को भाग देना है किससे 90 को, अगर हम लोग 90 से भाग दे दें तो यहाँ पे देखिए कुछ पेयर बना के 90 बना लिया जाए, जैसे 3 दूना 6, और यहाँ देखिए 15 5 या 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, और 15 छक्का कितना होता है 90 होता है। तो अगर 90 होता है तो यानी इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, इन दोनों को काट देंगे तो पूरा 90 बन जाएगा, 90 कैंसिल हो गया। तो यदि 90 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, 2 बचा है, और क्या बचा है 3 बचा है, तो यानी 2 गुने 3, 2 गुने 3, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, है ना, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में अब या तो आप गुणा करके पूरा एलसीएम निकाल लीजिए तब 90 से भाग दिए, या डायरेक्ट आप फैक्टर से ही देख करके आप काट दीजिए, और जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न पे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इसीलिए एक टॉपिक इसमें सिलेबस में है, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो सामान्य सी बात है ये आना चाहिए। ये दिया है कि यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अंतरों को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 2 संख्या दिया है 26,679, 26,679 को पहले हम भाग देते हैं किससे 39 से, 39 से भाग दे करके पहले हम लोग शेष निकाल लेते हैं। तो 39 से अगर हम लोग भाग लेके जाएं तो 3 सत्ते 21, है ना, तो 3 सत्ते 21, 9 सत्ते 63, तो 266, यानी कि हम लोग 6 बार भाग लेके जाएंगे, ठीक है ना। 6 9 54 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, तो 6 त्रिक 18 और 5 18 5 23 हो गया,
ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दिया जाए तो 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 6 में से 3 गया आपका यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे 7 हम लोग नीचे उतार लेंगे, 327 हो जाएगा, है ना। 327 हो गया। हम लोग 5 बार भाग लेके जा सकते हैं, क्योंकि 6 बार अगर भाग लेके जाएंगे 234 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान दें, यहाँ पे 234 है, 6 बार हम लोग भाग लेके गए थे, हम लोग 8 बार भाग लेके जाएंगे। 8 बार अगर भाग लेके जाया जाए तो 8 9 72 हो जाएगा और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो 8 9 72 2 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 24 और 7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 31। यहाँ पे हो जाएगा 12। अगर 12 तो 312 यानी घटाएंगे तो यहाँ आएगा 15, यहाँ 15 हो गया, ठीक है ना। 327 में से 312 घटाया जाएगा, 15 शेष आएगा। यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 उतार लेंगे। अब हम 39 से फिर भाग लेके जाएंगे। कितनी बार भाग जाएगा इसमें, क्योंकि ये है 159 और अगर हम लोग 39 से भाग लेके जाएंगे तो 4 बार भाग लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 156 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा कितना, 3 बचेगा। यहाँ हमने भाग दिया जिसे उसने कहा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया। इसके बाद एक जगह और भाग देना है, किसमें, 29 405 में भाग देना है कितने से, इसमें भाग देना है आपको 34 से। अगर हम लोग 34 से भाग दे देंगे इसमें तो कितनी बार भाग जा सकता है, तो इसमें हम लोग भाग लेके जा सकते हैं, यानी कि 294। तो 294 अगर भाग लेके जाते हम लोग, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 9 बार हम लोग भाग लेके जाते हैं। तो 9 चौक 36 और 6 9 त्रिक 27 और 3 हो जाएगा आपका 30, 306। तो ज्यादा हो गया तो 8 ही बार भाग लेके जाते हैं, ठीक है ना, 8 ही बार भाग लेके जाते हैं। 8 बार अगर हम लोग 8 चौक 32 2 हो जाएगा और इसके बाद 8 त्रिक 24 और 3 27 हो गया, 72। इसमें से घटा दिया जाए तो 22 आ जाएगा शेष आपका, शेष 22। यहाँ पे हम लोगों ने 4 को शामिल कर लिया, 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, 0 ले लेते हैं। और हम लोग अब भाग लेके जाएंगे 6 बार। तो 6 चौक 24 और इसके बाद 6 त्रिक 18 और 2 20, तो 204 हो जाएगा, 204। यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 16 बचेगा, 16 बचेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 39 से हम लोग भाग लेके जाएंगे, 34 से हम लोग भाग लेके जाते हैं इसमें, तो 5 बार अगर हम लोग भाग लेके जाएंगे तो 170 हो जाएगा। तो ये 165 से 170 ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 4 ही बार भाग लेके जाएंगे। तो 4 बार अगर भाग लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 4 से 4 चौक का 16 और 4 तियां 12 और 12 और 1 13 हो जाएगा, 100 आपका हो जाएगा 36। 136 अगर इसमें से हटा दें तो यहाँ पे 15 में से 6 गया, 9 बचेगा और इसके बाद इसमें से 1 चला गया तो 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। अब फाइनली रूप से यहाँ पे शेष जो बचा, इसमें भाग दिया तो 29 शेष बचा, इसमें भाग दिया था तो 3 शेष बचा। अब इन दोनों शेषों के यानी 3 के और 29 के, इन दोनों शेषों का अंतर निकालना, क्योंकि कहा है 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को, तो दोनों के शेषफल के अंतर आएगा कितना, 26। अगर इस 26 को कितने से भाग दिया जाए, 18 से, तो 18 से भाग दिया जाएगा, 1 बार भाग जाएगा तो शेषफल आ जाएगा आपका फाइनली रूप से 8। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, यहाँ पे आपका आंसर है ए ऑप्शन, आपका आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग भाग देना है, अलग अलग भाग देने के बाद जो दोनों से शेष मिलेंगे, एक का शेष 3, एक का शेष 29, इन दोनों शेषों का अंतर निकालना है। अंतर दोनों का आएगा 26, 26 में 18 से भाग देना है, शेष आएगा यहाँ पे ए 8, जो शेष आएगा वही आपका उत्तर होगा, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 15,201 में 5 का स्थानीय मान। तो 15,201 में, तो 15,201 में अगर हम 15,201 में 5 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना, 5,000 हो जाएगा, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पर है तो 5 में 1000 का गुणा हो जाएगा, तो ये 5,000 हो जाएगा। 5 के स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान, 2000 प्लस करना 2,659 में 6 के स्थानीय मान, तो 6 है आपका सैकड़े के स्थान पे, तो 6 का गुणा सैकड़े में हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, 600, ठीक है ना। स्थानीय मान बराबर 7 गुने, अब बराबर दिया है
यानी इन दोनों को प्लस करना और बराबर दिया 7 गुने, मान लेते हैं डॉट 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 दिया, यक्स मान लेते हैं। तो यक्स अगर मान लेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 600, और ये 5000 है और ये 600 है, तो टोटल हो जाएगा 5600। ये टोटल 5600, ये हो जाएगा 7x। तो यक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो 5600 को 7 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो टोटल आ जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा 800। यानी जो रिक्त स्थान का वैल्यू हमने यक्स माना और यक्स का मान आया कितना 800 आ जाएगा, क्योंकि 5600 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल आपका आंसर 800 हो जाएगा। ठीक है ना, आपका आंसर फाइनली रूप से 800 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आते हैं एक अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1001 गुने 111, 1001 गुने 111 बराबर 11, यानी कि 1,10,000 प्लस 11 गुने, ये दिया है क्वेश्चन मार्क, मान लीजिए यहाँ पे डॉट 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 दिया, हमने यक्स मान लिया। ठीक, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है 1001 गुने 11 और यहाँ दिया है इक्वल टू कितना 1,10,000, 1,10,000 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 11 गुने डॉट डॉट डॉट, इसके जगह पे हम यक्स मान लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों को अगर गुणनफल निकाला जाए तो कितना आएगा 11 के 1 हो जाएगा, 11 0 हो जाएगा, 1 लिख देंगे, 11 0 हो जाएगा, 11 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 11 0 हो गया, 1011 डबल 0 1100, ये आपका 3 बार है। यहाँ पे ध्यान देंगे 11 नहीं है 111 है। ठीक है ना, 111 है। अब इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे पहले, तो 111 से इसमें भाग देंगे 1, हासिल 11, 111 से 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा, और फिर 11 बचा है तो उसमें 1 ही लिखेंगे, फिर इसके बाद इसमें 0 बार, तो 1 बचा हुआ है तो वही 1 यहाँ लिख देंगे, 111 से इसमें भाग देंगे, पूरा 111 लिख देंगे। ठीक है ना, 1,11,000, 1,11,000 इनका गुणनफल आया। इनका गुणनफल जो आया वो 1,11,000 आया। इसमें से हम 1,10,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर माइनस कर देंगे और बराबर यहाँ पे रखेंगे 11x, अगर 11,000 इसमें से 1,10,000 हटा दें, और ये है कितना 1,11,000, तो 1,11,000 है, तो यानी कि 1,111, 1,111, यानी इसमें से सबसे पहले 1 से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा, फिर 1 से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 1 से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 1 से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद यहाँ पे फाइनली रूप से आपका आ जाएगा कितना 11x हो जाएगा, 11x। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1,111 में 11 से आप भाग दे देंगे तो 101 आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 101, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर 101 का हो जाएगा। चलिए एक अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए पेडोलॉजी सेक्शन से ये लिया गया है। ये कह रहा है कक्षा पहले और दूसरे के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कक्षा पहले और सेकंड के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बताइए, दूसरी क्लास के बच्चे का मानसिक विकास इतना नहीं हुआ है तो उसे अभ्यास कराएंगे तो एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ जाएगा। सबसे दूसरा ऑप्शन दिया है कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। और लास्ट है कक्षा पहले और दूसरी में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। काहे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये गलत हो गया। दूसरी बात यह है कि अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, है ना, ये भी गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, यानी बच्चों को पढ़ाते समय। और एक बात और यहाँ पे दिया है कि कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। केवल मौखिक प्रश्नों को अगर कराया जाएगा तो बच्चा भाषा वाले प्रश्न को नहीं पकड़ सकता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा।
ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा। और बचा 3 ऑप्शन गलत, चौथे को चेक नहीं करना है, लगा देना है। तो हमेशा पेडोलॉजी सेक्शन में पहले चारों ऑप्शन को पढ़ा जाता है, फिर उसमें जो सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं लेकिन सबसे उत्तम जो आंसर है, जो उचित है, वही लगाया जाता है। तो चारों में ये देखा गया कि पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए अगर हम तुलना करके नहीं बताएंगे तो वो आगे की चीजें समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना, उसका क्लियर नहीं होगा। तो भाषा वाले प्रश्न को कतई नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल, और गणित उसको आए तो हमें उसको गणित कैसे पढ़ाना चाहिए, भाषा के द्वारा, कलाओं के द्वारा, यानी अन्य विषय से जैसे जोड़ कर पढ़ाया जाना चाहिए, तो बच्चा उसमें रुचि रखता है पढ़ने के लिए। इसलिए सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। किस क्रियाकलाप का योजना बनाता है? तो कक्षा 3 के विद्यार्थी को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। कौन सा योजना बनाता है? आइए इसको जानते हैं। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। सेकंड, आधे का चिन्ह लिखता है। तीसरा, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। जैसे जब कोई शिक्षक क्लास में जाता है तो जैसे उसे आज बताना है, मान लीजिए बच्चों को आधा बताना है, तो कैसे रिप्रेजेंटेशन करेगा? सबसे वो पहले क्या करेगा, बच्चों को कैसे समझ में आएगा? डायरेक्ट वो फिगर दिखाना शुरू कर देगा। यानी तीसरे क्लास के बच्चे का मानसिक विकास इतना नहीं हुआ है कि जिससे वो ये बात को समझ पाए। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे टीचर जाएगा सबसे पहले बताएगा, कोई फिगर लेगा या कोई वस्तु लेगा, कहेगा इसको 2 बराबर भागों में काट दीजिए। तो आधा, जैसे कोई मान लीजिए वृत्त अगर है, इसको अगर 2 बराबर भागों में काट दीजिए, यानी बीचों बीच अगर काट देंगे तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, दोनों आधा आधा है, दोनों इस पूरे भाग का क्या है, आधा आधा है। और अगर वस्तु को डायरेक्ट वो दिखाएगा तो देखने से उतना समझ में नहीं आता है जैसे प्रैक्टिकली अगर समझाया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए चित्र दिखाता है जिसमें पहले ये नहीं आना चाहिए, है ना। पहले जिसमें अगर फर्स्ट है तो वो ऑप्शन गलत है, पहले जिसमें फर्स्ट है वो ऑप्शन गलत है, यानी सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। आधे का चिन्ह लिखता है, आधे का चिन्ह लिखता है। तो पहले तो टीचर जाएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, किसी चीज का इंट्रोडक्शन देता है। तो यानी कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। यानी जब टीचर जाता है तो कहानी या शब्दों के प्रयोग से वो आधा प्रदर्शित करता है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। जैसे हम बताए आपको कि बच्चों आइए आज हमें पढ़ना है आधे के बारे में। आइए बच्चों, एक कोई वस्तु लेते हैं, जैसे कोई एक मिठाई है, ये पूरा मिठाई है, इस मिठाई को अगर हम बीचों बीच काट देंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा। ये पहले बताया जाता है। कोई भी टीचर जाएगा तो इस तरह से पहले समझाएगा। तो 2-4 ऐसे फिगर ले लेगा, जैसे कोई त्रिभुज ले लेगा, कहेगा बीचों बीच ऐसे काट दो तो ये आधा आधा हो जाएगा। बच्चा तुरंत इस बात को समझ जाएगा। तो पहले जाएगा, इसके बाद बिल्कुल सही थर्ड वाला कह रहा है कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, पहले यही आना चाहिए। जिसमें पहले थर्ड न आया हो वो ऑप्शन गलत कर दीजिए। यानी कौन कौन सा, सी और डी। बचा के ऑप्शन 2 ऑप्शन, कौन कौन, ए और बी। दोनों में पहली बार थर्ड है, दोनों में पहली बार थर्ड है, लेकिन यहाँ फर्स्ट है, यहाँ फोर्थ है। अब फोर्थ, इसके बाद टीचर क्या करेगा, जब मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट आया है तो फर्स्ट करा चित्र दिखाता है। इसके बाद टीचर क्या करेगा, ऐसे जब विभाजित 2-3 फिगर विभाजित करके दिखा देगा, उसके बाद 2-4 फिगर भी वो क्या करेगा, उसके पास होगा, वो भी दिखाएगा। बिल्कुल फर्स्ट आएगा। जब फर्स्ट आएगा तो बिल्कुल, यानी कि आपका बिल्कुल इसके लिए जो आंसर सही होना चाहिए वो आपका ए ऑप्शन सही होना चाहिए। इसका आंसर ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। आइए हम लोग चलते हैं। इसके बाद एक अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर ये 79 था। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 79 था। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इसका, उसको देखा जाए। अगला प्रश्न है 80। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। दूसरा है स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। यानी शून्य का परिचय कब दिया जाना चाहिए, पहले इस बात की बात कर लें हम लोग। हम डायरेक्ट क्लास में जाएंगे और डायरेक्ट बच्चों को ये कहेंगे कि ऐसा है कि संख्याओं के बाद शून्य, यानी पहला दिया संख्याओं के बाद, पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बारे में सब बताने के बाद ही जीरो का परिचय कराएंगे? नहीं। कैसे कराएंगे? जब हम लोग संख्या का परिचय कराते हैं तो सबसे पहले संख्या न बता करके हम लोग बताते हैं अंक। क्या बताते हैं? अंक बताते हैं। अंक जब बताते हैं तो हम ये बताते हैं कि अंक जो होते हैं, अंक होते हैं कितने? 10। कौन कौन से? 0 1 2 3 4। यानी सबसे पहले हम लोग अंक के बारे में बताते हैं, जिसमें 0 हम पहले बताते हैं। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होना चाहिए, तो हम लोग अंक को कैसे बताए? संख्या किससे बनता है? अंक से। अंक में सबसे पहले अंक कौन आता है? 0। बिल्कुल आपका स्थान ये कह रहा कि संख्याओं को 9 के बाद नहीं, पहला गलत। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, नहीं। स्थानीय मान का जब उसको ज्ञात हो जाएगा तो यानी ऑलरेडी पहले से शून्य का जानकारी था, तब वो स्थानीय मान ज्ञात किया। ठीक है ना? अगर जिसको शून्य की जानकारी ही नहीं है तो वो स्थानीय मान कैसे निकाल सकता है? इसलिए बी ऑप्शन गलत। आइए देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य, जब संख्या ज्ञान का विकास हो जाएगा उसमें, तो बिना शून्य का कैसे संख्या विकास हो जाएगा उसमें? इसलिए डी ऑप्शन गलत। 3 गलत, चौथे को सोचना नहीं है, लगा देना। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं एक अगले पृष्ठ पे। अगला कह रहा है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी को एक शिक्षक है जो कक्षा 2 के विद्यार्थी को जाते हैं योग सिखाने, यानी जोड़ सिखाने, सिखा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्त का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कौन सा कोई युक्ति होगा, टेक्निक होगा टीचर का जो सबसे उपयुक्त होगा? वो टेक्निक टीचर का क्या क्या होगा? आइए, आपके पास 4 टेक्निक है, यानी टीचर के पास 4 टेक्निक है। वो कौन से टेक्निक का सबसे उपयुक्त समझेगा, उसका यूज करेगा? पहला कि कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए, है ना? चलिए ठीक है, न कराया जाए। दूसरा, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। केवल किया जाना चाहिए, एक केवल शब्द आ गया है, केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। तीसरा देखिए, योग यानी जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, यानी योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। डी करा, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। जब पूरा अध्याय खत्म हो जाए जोड़ का, तब शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, जब आप जोड़ पढ़ा रहे हो, जैसे एक बच्चे को अगर जोड़ बताना है कि बाबू ये बताओ कि 2 + 5 कितना होगा, इसको जोड़ना है तो जोड़ेगा, तो यानी आएगा कितना? 7। आएगा कितना? 7। अब आप इसे जब उस 7 ये आप उसको आने लगता है, तब आप ये बताते हैं अब इसे भाषाओं द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कहा जाएगा कि मान लो बाबू, आपकी मम्मी आपको 2 रुपए देती हैं और आपके पापा आपको 5 रुपए देते हैं, तो बताओ आपके पास कितने रुपए हैं? तो ये शाब्दिक ये प्रश्न हो गया, यानी वही प्रश्न आपका अंकीय है और वही प्रश्न आपका शाब्दिक है। अगर ये दोनों साथ साथ चलें, तुलना करके चलें, तो बिल्कुल ये बच्चा जल्दी इसको सीख जाएगा और दोनों को पकड़ना शुरू कर देगा। तो हमारे हिसाब से इसमें जो आंसर होगा, ये जो फाइनली इसका आंसर होना चाहिए, योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, यानी बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ए ऑप्शन तीनों गलत होना चाहिए। ठीक है ना? आइए हम लोग चलते हैं, इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कक्षा 2 के शिक्षक के योग यानी जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थी को हल करने हेतु दिया गया। यानी कोई टीचर है जो कक्षा 2 के विद्यार्थी को योग यानी जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दे दिए। जब दे दिए तो प्रश्न कैसा दिए? एक टोकरी में 5 सेब,
हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए जाएं, तो 5 सेब पहले से टोकरी में हैं, तो टोकरी में 5 सेब पहले से हैं, 5 पहले से थे और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? ठीक, तो वैसे 5 थे और 7 इसमें से क्या किए गए, 7 इसमें और डाल दिए गए, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक, अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? संवर्धन से। पहला शब्द क्या है? संवर्धन। यानी पेडोलॉजी सेक्शन के लिए शब्दों का बहुत जानकारी होनी चाहिए, यानी हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पृथक्करण होना चाहिए। संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि, संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि, और पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना। योग की पुनरावृत्ति करना, यानी योग की पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि जैसे कोई योग पहले से मान लीजिए 5 है, जैसे मान लीजिए पहले से 5 है, अब बाद में इसमें डाला गया, नहीं डाला गया, फिर 5 हो जाए, तो योग की पुनरावृत्ति पहले 5 था, अब फिर पुनरावृत्ति करके किया गया तो वही आएगा, योग की पुनरावृत्ति करना। तीसरा कह रहा तो ये तो होगा नहीं और पृथक्करण होगा नहीं, अभी इसको वृद्धि, अभी इसको रेस में लगिए। अगला है समुच्चयन। समुच्चयन का मतलब अलग अलग समूह बनाना, तो इसका एक समूह बनेगा, अलग अलग समूह नहीं बनेगा। बिल्कुल डी ऑप्शन गलत, तो आपका आंसर सबसे उचित होगा ए ऑप्शन। ठीक, तो यानी पेडोलॉजी को करते समय चारों ऑप्शन को पढ़ना है और इसमें यह ध्यान देना हमें गलत, हमें सही नहीं छांटना है, पहले चारों को पढ़ना है, फिर ये मिलाना है कि इसमें सबसे उचित कौन हो सकता है, तब लगाना है। आइए देखिए एक अगले पृष्ठ को। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन गलत। यह कथन क्या है? गलत है। इसके हिसाब से पहले विकल्प के हिसाब से क्या है? गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। अब लीजिए, चलिए ठीक है, गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? गणित में त्रुटि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, होता है। तीसरा गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, यानी जो टीचर पढ़ाता है वो लापरवाही करता है, हो ही नहीं सकता। यानी पढ़ने वाला स्टूडेंट भी लापरवाही करता है, इसलिए गलती होता हो ही नहीं सकता। कभी कभी प्रश्न ही गलत होता है, ये भी कैंसिल। ठीक, अब आइए चलिए देखिए सही, क्योंकि बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। करा है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या ये क्या एनालिसिस कराता है? करा ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सही है क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। लास्ट है सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देता है। नहीं, प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक नहीं देता है, गणित के प्रति उनकी अवधारणा क्या, ये आपका आंसर हो जाए। बिल्कुल सही है, सही है, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे की गणित की अवधारणा किस प्रकार का रचना करते हैं। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। कक्षा 4 के विद्यार्थी को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है ना? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? आइए हम लोग चलते हैं, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले पृष्ठ पे। अगला है दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। कह रहा है 2 या 2 से अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों को यानी मापों या क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक है। जैसे अभी आप इसमें एक घनाभ का क्वेश्चन आया था, जैसे मान लीजिए एक घनाभ है, ठीक है, और ये एक घन है, एक घनाभ है एक घन है। यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है ना? अगर दोनों का तुलना किया जाए तो कह रहा अप्रमाणित इकाइयों का प्रयोग। भैया जब अप्रमाणिक इकाई, अप्रमाणित का मतलब होता है जिसका कोई प्रमाण ना हो, उसे अप्रमाणिक बोला जाता है। तो यानी कि इसका जब प्रमाण नहीं होगा तो हम कैसे इसका तुलना करेंगे, इसलिए पहला गलत। आकलन,
अनुमान लगाना, अनुमान इसमें थोड़ी लगाया जाता है ना। इसके बाद प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब होता है पद, तो इसमें पद की बात हो ही नहीं रही है, ये भी गलत। यानी अध्यारोपण, अध्यारोपण का मतलब होता है गुण दोष। क्या होता है? गुण दोष। गुण दोष का मतलब हम आपको समझाते हैं। गुण दोष से ही हम दो या दो से अधिक वस्तुओं का आपस में तुलना करते हैं, दो व्यक्तियों की तुलना, जैसे उनके गुण दोष क्या है, आदत का गुण दोष क्या है, तो ये सारी चीजें हर एक लोगों में पाई जाती है, तो उसी तरह वस्तुओं में पाई जाती है। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ कहूं, इसमें देखिए क्या पाया जाता है, इसमें लंबाई अलग, इसके भुजाएं जो होती हैं, इसके क्या गुण दोष है, इसकी जो भुजाएं हैं, इसकी जो भुजा, एक भुजा एक भुजा की, एक भुजा को इसको लंबाई बोला जाता है, एक भुजा को इसको चौड़ाई बोला जाता है, एक भुजा को इसको ऊंचाई बोला जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ भुजा बोला जाता है, इसमें सिर्फ भुजा बोला जाता है। कारण क्या है? इसमें जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें जो घनाभ है, इसमें जो है लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं होता और चौड़ाई ऊंचाई के बराबर, यानी ये तीनों माप इसके अलग अलग होते हैं। लेकिन इसके लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी और बराबर ऊंचाई भी, तीनों जो होता है वो समान लंबाई के होता है। जितने इसका माप होगा, अगर इसका माप ए है तो इसका भी माप ए होगा, इसका भी माप ए होगा। लेकिन अगर इसका माप यक्स है तो इसका माप वाई होगा, इसका माप यच हो जाएगा। तीनों का माप अलग अलग, इसके क्या है, इसके तीनों के माप सेम है, ठीक है ना। यानी इसके भुजाओं की लंबाई हमेशा बराबर होगी, लेकिन इसके भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होगी। यही इसके सबसे उचित क्या है, गुण दोष है। तो यानी कि इसमें डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न पे। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। गणित को जब पहेली कोई सुलझाया जाता है, पहेली क्या किया जाता है, सुलझाने के लिए दिया जाता है। इस पहेली को सुलझाओ। हम लोग आपस में छोटे थे तो पहेली जैसे बुझनी कह सकते हैं एक तरह से, है ना, बुझनी बुझाया जाता था, तो आजकल उसका पहेली नाम दे दिया गया है, तो वो पहेली है। तो यहाँ कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कि कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, है ना, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी को पहचानने में। नहीं, अभी उस बच्चे को क्या पहचानना है, प्राथमिक स्तर के का बच्चा है, उसके अभी प्रतिभा को क्या पहचानना है, अभी उसको कितनी जानकारी होगी, ना तो उसको सोशल चीजों से बहुत जानकारी है, ना तो उसको मैथ के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, तो क्या उसकी प्रतिभा, अभी उसकी प्रतिभा को नहीं पहचानने के लिए किया जाता है। दूसरा, समस्या सुलझाने के लिए कौशल को परखने में। तीसरा, विद्यार्थी को मनोरंजन प्रदान करने में। मनोरंजन करने के लिए थोड़ी ना उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, गणित, है ना। विद्यार्थी को मनोरंजन प्रदान करने में, मनोरंजन यानी उसको आए, तो एक पहेली का यूज किया जिससे वो मैथ को सीख सके, मनोरंजन लेने के लिए थोड़ी ना होता है। तीसरा है, यहाँ पे देखिए अभी हम बी ऑप्शन और डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, बी ऑप्शन अभी हम काटे नहीं है और डी ऑप्शन अभी हम पढ़े नहीं है। तो समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, है ना, तो समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, समस्या को सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, बिल्कुल डी ऑप्शन गलत है, यानी बी ऑप्शन इसमें सबसे उचित आंसर होगा। समस्या सुलझाने के लिए कौशल को परखने के लिए, उसमें पहेली जब कोई सुलझा देता है तो कोई चीज, इसका मतलब सीधा सीधा साधारण ये है कि जैसे कोई घटना घटे तो उस पे आप किस प्रकार, कितने कम टाइम में कोई ऐसा जो है फैसला लेते हैं जो सबसे उचित होता है, यानी जिससे चीजें सामान्य हो जाती हैं, है ना, तो वो होता है जिसे बोला जाता है समस्या सुलझाने के कौशल को परखने के लिए। तो ये देखा जाता है कि उसमें कौशल उसके क्या है ना, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला कह रहा है 87 नंबर है कि गणितीय संचारण उल्लेख करता है ना, कह रहा है प्रश्न में गणितीय संचारण उल्लेख करता है, क्या उल्लेख करता है, गणितीय विचारों को समहित और संगठित करने की क्षमता। दूसरा, समस्या को सुलझाने की क्षमता, ठीक। और यहां कह रहा है कि गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। यहां पे गणित के कक्षा कक्ष, क्वेश्चन नंबर 87 गणितीय संरचना प्रश्न उत्तरी।
गणितीय विचारों को समहित और संगठित करने की क्षमता। गणितीय विचारों को समहित और संगठित करने की क्षमता, समस्या को सुलझाने की क्षमता। गणित प्रश्नोत्तरी में यहाँ पे ये कह रहा है, पहले इसको समझा जाए कि प्रश्न में वो क्या चाहता है हमसे। गणितीय संचारण उल्लेख करता है, क्या उल्लेख करता है कि गणितीय विचारों को समहित और संगठित करने की क्षमता। जो गणितीय संचार जो होता है किसी व्यक्ति में होता है, तो वो क्या सिखाता है, किसी चीज को कैसे अरेंजमेंट किया जाए, है ना। अगर कोई मैथमेटिक्स का होगा तो उसको कोई किसी भी चीज का अरेंजमेंटिंग बहुत बढ़िया आता होगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे वही सिखाता है कि गणितीय संचारण उल्लेख करता है, क्या उल्लेख करता है, गणितीय विचारों को समहित और संगठित करने की क्षमता। दूसरा, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। नहीं, गणित प्रश्नोत्तरी में को भाग लेने का कौशल, है ना। गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, इसका पाठ्यचर्या रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो इसने ये कहा है ना कि प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, नहीं है ये कह रहा है। तो इसमें प्राथमिक में आप पढ़ा रहे हैं और प्राथमिक में अगर पढ़ा रहे हैं तो गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, अभी प्राइमरी उसका क्लियर ही नहीं है और आप उसमें उच्चतर पढ़ाई की बात करने लगे, बिल्कुल यही नहीं होगा। यानी बी आपका डी ऑप्शन सही है। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग ये गलत है और इसके अकॉर्डिंग प्रश्न के अकॉर्डिंग ये डी ऑप्शन इसका सही है। प्राथमिक में कभी आप उच्चतर की बात नहीं कर सकते। प्राथमिक में तो अभी बच्चा मैथ के बारे में अभी परिचय हो रहा है उसको कि मैथ क्या है, कैसे है ना, ये सारी चीजों से। तो उच्चतर पढ़ाई आप कैसे करा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम एक अगले प्रश्न पे। इसका आपका डी ऑप्शन, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पे दिया है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूपरेखा से प्रदर्शित किया जाना, संकल्पनाओं का पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं का पूर्णतया, ये इसका ऑप्शन इसमें पूर्णतया, इसके ऑप्शन में प्रॉब्लम था, इसके ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसके ऑप्शन में यहाँ पे 2 स्टार लगा देते हैं, इसके ऑप्शन में प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं एक अगला प्रश्न। ज्यामिति समझाने को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो ज्यामिति समझाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम सही है, तो ज्यामिति समझाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम सही है। मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण विश्लेषण, मानसिक चित्रण विश्लेषण, औपचारिक निगमन। तो इसका जो हो जाएगा मानसिक, फिर चित्रण, फिर विश्लेषण, फिर अनौपचारिक निगमन। तो बिल्कुल आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लास्ट क्वेश्चन मैथ का 90 नंबर था और इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज की क्लास में, आज के यानी इस वीडियो में हम लोगों ने सीटेट के जो सैटरडे में टेस्ट हुआ उसके सारे प्रश्नों के सलूशन जाने हम लोगों ने, पेडोलॉजी सेक्शन से आए हुए प्रश्नों को हम लोगों ने समझा, कैसे हमें एग्जाम में लगाना है, कैसे पहले समझना है, डायरेक्ट नहीं आंसर देना है। पेडोलॉजी में चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर उसमें जो उचित होगा उसको आंसर देंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसी तरह से हर टेस्ट में अब हम लोगों का जो सलूशन होगा, जो भी टेस्ट होगा आप संस्था में हमेशा जो होता रहता है उसका सलूशन आप वीडियो के माध्यम से हमेशा पाते रहेंगे, ठीक है ना। और इसमें आप लोगों का कोई भी विचार हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना, फिर उस पर सुधार किया जाएगा, ठीक।